हेलो एवरीवन। इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी में सप्लाई में आज हम शेड्यूल 3 पर चर्चा करेंगे। शेड्यूल 3 में उन गतिविधियों या लेन देनों को बतलाया गया है जिन्हें ना तो माल की आपूर्ति और ना ही सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाएगा, मतलब कि नेगेटिव लिस्ट। Schedule 3 Activities or transactions which shall be treated neither as supply of goods nor as supply of services, यानी कि नेगेटिव लिस्ट अंडर सेक्शन 7 सबसेक्शन 2 सब क्लॉज A. Schedule 3 comprises of various activities or transactions which shall neither be considered as supply of goods nor as service. These matters in brief are as under. First है services by an employee to the employer in the course of or in relation to his employment. किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोक्ता को रोजगार के संबंध में या उसके दौरान दी जाने वाली सेवाएं। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज एंड अदर परक्विजिट्स विच आर फॉर्मिंग पार्ट ऑफ हिज एग्रीमेंट वुड नॉट अट्रैक्ट जीएसटी। कर्मचारियों को उनके समझौते के अनुसार पारिश्रमिक और अनुलाभ यानी कि परक्विजिट्स देना जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन एक बात और है, गिफ्ट एक्सीडिंग ₹50,000 गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय नॉट मेंशन्ड इन एम्प्लॉयमेंट टर्म शैल बी टैक्सेबल एज पर शेड्यूल 1। नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बिना किसी समझौते के अनुसार 50,000 रुपए से अधिक का उपहार देना यानी कि गिफ्ट देना अनुसूची 1 के अनुसार कर योग्य होगा। हम लोग उन गतिविधियों या लेन देनों को देख रहे हैं जो कि जीएसटी में न तो सप्लाई ऑफ गुड्स है न ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयमेंट के संबंध में या इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो सर्विस प्रोवाइड करता है वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता। लेकिन अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को 50,000 रुपए से ज्यादा का गिफ्ट देता है जो कि मतलब कि एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में मेंशन्ड नहीं है तो वो शेड्यूल 1 में टैक्सेबल होगा। अदरवाइज जो भी रेम्यूनरेशन मिलता है एम्प्लॉयज को, चाहे वो परक्विजिट्स के फॉर्म में हो चाहे अदर फॉर्म में हो, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता। दूसरा है सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। द टर्म कोर्ट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। उपयुक्त कानून के तहत स्थापित किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा दी जाने वाली सेवाएं जीएसटी के दायरे में नहीं आती और न्यायालय में जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ये सब शामिल हैं। तीसरा है द फंक्शंस परफॉर्म्ड by the members of parliament, members of state legislature, members of panchayats, members of municipalities and members of other local authorities। ये बोल रहा है संसद सदस्यों, राज्य विधानमंडल के सदस्यों, पंचायत के सदस्यों, नगर पालिकाओं के सदस्यों और अन्य स्थानीय अधिकारियों के सदस्यों द्वारा
दी जाने वाली सेवाएं जीएसटी के दायरे में नहीं आती। उदाहरण के लिए, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ए constitutional post. Remuneration received by them shall not subject to GST. चौथा है, the duties performed by any person who holds any post in pursuance of the provisions of the Constitution in that capacity. संविधान के प्रावधानों के द्वारा धारण किए गए पद का पालन कराने के लिए या पालन करने के लिए दी जाने वाली सेवाएं जीएसटी के दायरे में नहीं आती। पांचवा है, द ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय एनी पर्सन एज ए चेयरपर्सन और ए मेंबर और ए डायरेक्टर in a body established by the central government or a state government or local authority. केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा स्थापित किसी निकाय में, किसी बॉडी में अध्यक्ष या सदस्य या निदेशक यानी कि डायरेक्टर, इनको कर्मचारी नहीं माना गया है। इस रूप में दी जाने वाली सेवाएं जीएसटी के दायरे में नहीं आती। उदाहरण मैंने बताया, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय देम शैल नॉट सब्जेक्ट टू जीएसटी। भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश एक संवैधानिक पद है, उनके द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक जीएसटी के अधीन नहीं होगा। इसी प्रकार से सीबीडीटी इज बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, चेयरमैन और मेंबर और डायरेक्टर हु आर नॉट एम्प्लॉयज ऑफ दिस बॉडी शैल बी आउट ऑफ जीएसटी परव्यू। सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्र सरकार द्वारा स्थापित निकाय है। इसके अध्यक्ष या सदस्य या निदेशक जिनको कर्मचारी नहीं माना गया है, इनके द्वारा दी जाने वाली सेवाएं जीएसटी के दायरे से बाहर होंगी। नेक्स्ट है नंबर 6, सर्विसेज ऑफ द फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम और मॉर्चरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड। मृतक के परिवहन सहित अंतिम संस्कार, दफन, शमशान या मृत्यु घर की सेवाएं। भगवान का शुक्र है कि मृत्यु के बाद कोई कर नहीं है। देयर इज नो टैक्स आफ्टर डेथ। नेक्स्ट है एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। मतलब अभियोज्य दावे लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ को छोड़कर। लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग आर सब्जेक्ट टू जीएसटी। लॉटरी, सट्टेबाजी और जुआ जीएसटी के दायरे के अंदर आते हैं। एक्शनेबल क्लेम का मतलब क्या है? एक्शनेबल क्लेम means a claim in which amount is recoverable with the help of law on civil grounds. अभियोज्य दावे यानी कि एक्शनेबल क्लेम वह दावे हैं जिसमें कानून की सहायता से सिविल ग्राउंड पर मतलब दीवानी आधार पर राशि वसूल की जाने के लिए योग्य है। फॉर एग्जाम्पल, right to participate in the draw to be held in lottery. लॉटरी में होने वाले ड्रॉ में भाग लेने का अधिकार।
क्लेम फॉर एरियर्स ऑफ रेंट, किराए के बकाया के लिए दावा, डिविडेंड ड्यू ऑन शेयर्स, शेयरों पर बकाया लाभांश के लिए दावा, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट, सावधि जमा रसीदें, अमाउंट ड्यू अंडर ए पॉलिसी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा की पॉलिसी के तहत देय राशि। ये जितने भी पॉइंट्स थे ये सारे जीएसटी के दायरे से बाहर हैं। इनको ना तो गुड्स की सप्लाई माना जाता है और ना ही सर्विसेज की सप्लाई। कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे एक पॉइंट है सेल ऑफ लैंड विल नॉट अट्रैक्ट जीएसटी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर shall not be treated as supply where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate or after its first occupation, whichever is earlier. However, it is subject to stamp duty. जमीन की बिक्री जीएसटी के दायरे से बाहर की गई है और कॉम्प्लेक्स, भवन, सिविल संरचना का निर्माण आपूर्ति में नहीं आएगा जहां पूरा प्रतिफल कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त होने या कब्जा देने के बाद दोनों में जो पहले हो प्राप्त हुआ हो। हालांकि इस पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। Such activities or transactions undertaken by the central government, a state government, or any local authority in which they are engaged as public authorities. These activities shall be notified by the central government by issue of notification. केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा की गई ऐसी गतिविधियां या लेन देन जिसमें वे सार्वजनिक प्राधिकरण यानी कि पब्लिक अथॉरिटीज के रूप में कार्यरत हैं, ये गतिविधियां या लेन देन सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके अधिसूचित की जाएंगी। सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। भारत में माल के प्रवेश किए बिना गैर कर योग्य क्षेत्र में एक स्थान से गैर कर योग्य क्षेत्र में किसी अन्य स्थान पर माल की आपूर्ति। This provision is made applicable from 1st February 2019 to excludes the transactions which are undertaken by a person located in India but goods does not enter or leave India. यह प्रावधान 1 फरवरी 2019 से लागू किया गया है जो ऐसे लेन देनों को आपूर्ति के दायरे से बाहर रखता है जो भारत में स्थित किसी व्यक्ति द्वारा किए जाते हैं परंतु माल भारत में न प्रवेश करता है और न ही भारत से बाहर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर अजय from Delhi bought some goods from China and sold directly to a person in Japan without goods entering in India. दिल्ली के निवासी श्री अजय ने चीन से कुछ सामान खरीदा, भारत में इस सामान के प्रवेश किए बिना सीधे जापान में एक व्यक्ति को बेच दिया गया। इस तरह का लेन देन जीएसटी के दायरे से बाहर है। अगला है सप्लाई ऑफ वेयर हाउस्ड गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन इन केस ऑफ इंपोर्ट। आयात के मामले में आंतरिक उपभोग के लिए निकासी से पहले किसी व्यक्ति को गोदाम के सामान की आपूर्ति। Goods can be imported
in India on payment of customs duty, but such goods can be warehoused in customs bonded warehouse without payment of custom duty, and they can be cleared for home consumption later on. However, if such goods are supplied before such goods are cleared for home consumption, then they are excluded from purview of supply. माल भारत में सीमा शुल्क के भुगतान पर आयात किया जा सकता है. सीमा शुल्क कहने का मतलब है कस्टम ड्यूटी. परंतु इस माल को सीमा शुल्क के भुगतान के बिना सीमा शुल्क वाले गोदाम में रखा जा सकता है और उनकी बाद में आंतरिक उपभोग के लिए निकासी की जा सकती है. परंतु आंतरिक उपभोग के लिए ऐसे माल की निकासी से पहले यदि उनकी आपूर्ति की जाती है तो फिर उन्हें आपूर्ति के दायरे से बाहर रखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, Mr. Shankar was importing laptops from China. When goods reached Mumbai port, he warehoused the goods in customs bonded warehouse in Mumbai itself without paying custom duty. He supplied the said goods to Mr. E of Egypt directly from the warehouse. This transaction is outside the purview of supply. उदाहरण के लिए, मिस्टर शंकर चाइना से लैपटॉप आयात कर रहे थे. जब माल मुंबई पोर्ट पर पहुंचा तो उन्होंने कस्टम ड्यूटी का पेमेंट किए बिना ही माल को मुंबई में कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस में रखवा दिया, मतलब सीमा शुल्क वाले गोदाम में रखवा दिया. उन्होंने उक्त माल की गोदाम से सीधे मिस्र के मिस्टर ई को आपूर्ति कर दी, मतलब गोडाउन से ही डायरेक्टली ये इजिप्ट भेज दिया मिस्टर ई को. इस प्रकार का लेन देन आपूर्ति के दायरे से बाहर है. लास्ट, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी टू एनी पर्सन by endorsement of documents of title to the goods after the goods are dispatched from a foreign country to India but before clearance for home consumption, यानी कि हाई सी सेल्स. माल विदेश से भारत भेजने के बाद परंतु आंतरिक उपभोग के लिए निकासी से पहले माल के स्वामित्व के दस्तावेजों के अनुमोदन के माध्यम से, मतलब इंडोर्समेंट के माध्यम से, कंसाइनी के द्वारा, प्रेषित के द्वारा किसी व्यक्ति को माल की आपूर्ति यानी कि उच्च समुद्री विक्रय. इन केस वेयर गुड्स आर बीइंग इंपोर्टेड इन इंडिया बट ड्यूरिंग देयर मूवमेंट सच गुड्स आर सप्लाइड by way of transfer of documents to some person shall not be regarded as supply. भारत में आयात किए जाने वाले माल की आवाजाही के दौरान ऐसे माल के दस्तावेजों के हस्तांतरण के माध्यम से इंडोर्समेंट के थ्रू किसी व्यक्ति को आपूर्ति, ऐसे मामले को आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाएगा. एग्जाम्पल के लिए, संजय भारत में फ्रांस से मोबाइल फोन इंपोर्ट कर रहा था. माल का फ्रांस के पोर्ट से निकलने के बाद डॉक्यूमेंट्स के इंडोर्समेंट के जरिए इस माल को मिस्टर संजय के द्वारा मिस्टर राजीव को बेच दिया गया. इसे हाई सी सेल्स के रूप में माना जाता है और आपूर्ति के दायरे से बाहर रखा जाता है. क्लियर है?
थैंक यू, बाकी अगले क्लास में